हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 86 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, संघीय बजट। जो हम लोग कल देख रहे थे, पिछले एपिसोड अगर देखे होंगे तो जिसमें हम जो है संघीय बजट 2023-24 के बारे में बता रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि किस तरह से है, किन किन क्षेत्रों में हुआ, और कर प्रणाली में जो संशोधन हुआ है किस किस क्षेत्रों पे हुआ है। ठीक है, तो ये भी देख चुके हैं। और बजट की जो प्राथमिकताएं देख रहे थे, जिसमें समावेशी विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ये हम दो देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं अवसंरचना और निवेश, जिसमें कहा की प्राथमिकता जो है, यानी ये देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत जो 7 प्राथमिकताएं लाई गई है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग 5 प्राथमिकताओं को देखेंगे कि हमारे जो सरकार जो बजट पेश किया है, तो 7 प्राथमिकताओं पे काम करने के लिए बजट लेके आया है। तो अब संरचना और निवेश। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि यह जो दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया जाता है, इसका प्रत्येक मंथ जो मिलता है, इसका हम एपिसोड के माध्यम से यानी हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप इसके रेगुलर पाठक बन पाएंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के अगर अबाउट में जाएंगे आप, तो वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि प्राथमिकता 3 जो है अवसंरचना और निवेश। तो सरकार इस क्षेत्र में क्या कदम उठाने वाली है, कहां कितनी निवेश करने वाली है, इन सब मुद्दों को आज देखते हैं। तो पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे रुपए 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। और सरकार जो इस पूरे भारत की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग 3.3% जो है सरकार जो है अवसंरचना और निवेश पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि राज्य सरकार, जिसमें राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता। तो है कि राज्य सरकार को जो पूंजीगत निवेश के लिए जो सहायता करेगी सरकार, वह किन किन क्षेत्रों में करेगी। तो अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्यवाहियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रुपए 1.3 लाख करोड़ का उल्लेखनीय रूप से बढ़े परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन में शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF, ठीक है, की स्थापना की जाएगी। और इसका उपयोग जो है टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ताओं प्रभावों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इस उद्देश्य के लिए रुपए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता 3 देख चुके हैं। प्राथमिकता 4 देखते हैं कि सक्षमता को सामने लाना। और सरकार जो है इस बजट में जो सक्षमता है उसको सामने लाने के लिए क्या पहल की है। तो विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। अगला पॉइंट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्ट केंद्र, जैसे कि मेक AI इन इंडिया, ठीक है, और मेक AI वर्कर फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद है कि राष्ट्रीय शासन नीति, मतलब राष्ट्रीय डाटा शासन नीति। तो स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इसके मतलब इससे अज्ञात नाम से आने वाला डेटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। तो सक्षमता
को जो सामने लाने में है कि जैसे स्किल पे मतलब सरकार जो है स्किल के लिए, स्किल डेवलप के लिए क्या कर रहे हैं कि केंद्र को स्थापित कर रहे हैं, जहां मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्कर फॉर इंडिया, इस तरह के जो संस्था है उनको कई सारे संस्था में इस तरह के जो स्किल्ड है वो लेके आने जा रही है सरकार। उसके बाद स्टार्टअप के लिए भी सरकार कई सारे कदम उठा रहे हैं। उसके बाद है कि प्राथमिकता 5 में हम लोग देखते हैं कि हरित विकास। तो हरित विकास में जो है सरकार की पहल जो किस तरह से है, तो भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत, ठीक है, पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। उसके बाद है कि हाल ही में रुपए 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इसी उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुपए 20,700 करोड़ के निवेश के साथ लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है कि गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना में है जो कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसमें है 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ 200 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG संयंत्र, जिनमें से 75 शहरी क्षेत्रों में होगा तथा 300 समुदायों या क्लस्टर आधारित संयंत्र की स्थापना शामिल है। उसके बाद है कि भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र। तो इस साल बजट के मतलब इस साल के जो बजट आया है उसमें जो है खेती बायो यानी प्राकृतिक जो खेती है उसको बायो इनपुट संसाधन केंद्र से अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सरकार 1 करोड़ किसानों को जो है सहायता देगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद अगला है कि बजट 2021-22 में उल्लेखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की है। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। उसके बाद है कि प्राथमिकता जो है 6 है ना कि युवा शक्ति। अब युवा हमारे देश की जो सबसे बड़ी अगर पावर शक्ति है तो युवा शक्ति है। इस क्षेत्र में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, तो युवा शक्ति को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने हेतु सरकार ने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई है और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है। अगला पॉइंट है कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरत के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग मतलब AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी।
यानी कह रहा है कि युवा शक्ति के लिए, यानी युवा शक्ति में अभी इस तरह की शिक्षा देने से क्या होगा कि हमारे देश के जो जिस तरह से अभी मतलब एक डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो इन सब क्षेत्रों के लिए यानी जो क्या है कि कोडिंग हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, मतलब आईओटी हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, तो इन सब में क्षेत्रों में स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरी है हमारे युवाओं में। उसके बाद है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता है ना प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। उसके बाद है यूनिटी मॉल। तो राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई है ना और जीआई उत्पादन और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने, उनकी बिक्री करने तथा शेष राज्यों में के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने हेतु अपनी अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि प्राथमिक 7 जो है वित्तीय क्षेत्र, तो इसमें सरकार की क्या पहल है। तो एमएसएमई मतलब एमएसएमई जो है के लिए ऋण गारंटी। तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के कोष में 9,000 करोड़ जोड़कर नई योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा और ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। अगला पॉइंट है कि वित्तीय और अनुषंगी सूचना के केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। अगला पॉइंट कि केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का गठन, कंपनियों को त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि आजाद के अमृत महोत्सव के संस्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एकालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है अगला कि यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए क्या है, तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को ₹15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया जाएगा। उसके बाद मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए ₹4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जो हमारे सरकार के इस बजट में जो 7 प्राथमिकताएं थी। ठीक है, इस तरह से 7 प्राथमिकताओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया 2 वीडियो में। अगले एपिसोड में हम लोग लेके आएंगे राजकोषीय प्रबंधन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।